नमस्कार दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बेसिक इलेक्ट्रिशियन चैप्टर से शुरुआत करते हैं। आपको पूरी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित जितनी भी थ्योरी हुई उसका पूरा वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करेंगे। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक या शेयर करें। बेसिक इलेक्ट्रिशियन, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन बनी किस चीज़ से है? तो अपन यदि विद्युतीय ऊर्जा की बात करें तो दो प्रकार की विद्युत ऊर्जा होती है। नंबर एक स्थिर विद्युत और नंबर दो गतिज विद्युत। तो स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत में क्या अंतर है? पहली चीज तो कि भाई जो स्थिर विद्युत होती है, हाँ बिल्कुल लक्षण दोनों के सेम है, यदि हाथ लगेंगे झटका लगेगा, लेकिन दोनों में एक चीज का फर्क है कि जो स्थिर विद्युत होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन भेज नहीं सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा नहीं सकते हैं। केवल स्थिर विद्युत है तो उसका उपयोग वहीं पे अपन कर सकते हैं। गतिज जो विद्युत होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन भेज सकते हैं। जैसे कि मान लो अपन एक राजस्थान का उदाहरण ले, तो राजस्थान में जैसे कोटा से विद्युत पैदा हुई या बारा से हुई, कहीं से भी हुई, उसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं। कहने का मतलब जैसे अपने पास में सब स्टेशन है तो उससे अपन उस विद्युत को अपने घरों तक पहुंचा सकते हैं, उसको अपन कहते हैं गतिज विद्युत। और स्थिर विद्युत होती है उसका मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन भेज नहीं सकते हैं। तो विद्युत हो गई अपनी दो प्रकार की। जो गतिज विद्युत होती है वो भी दो प्रकार की होती है। नंबर एक अपन कहते हैं एसी धारा, नंबर दो डीसी धारा। एसी धारा का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, और यदि हिंदी में गए अपन तो प्रत्यावर्ती धारा। और यदि डीसी धारा को कहे तो अपन कहते हैं डिस्ट धारा। तो दो प्रकार की करंट होगी, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, डिस्ट धारा किसे कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं वह धारा जो अपना मान समय के अनुसार बदलती रहती है, उसको तो अपन कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और डिस्ट धारा किसे कहते हैं? वह धारा जो अपना मान समय के साथ नियत रखती है, मतलब समान रखती है, उसे अपन डिस्ट धारा। जैसे अपन सिंबल की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा को तो केवल अपन इस तरीके का सिंबल होता है, जबकि डिस्ट जो धारा होती है उसका सिंबल इस तरीके से होता है। मतलब सिंबल से यही प्रतीत हो रहा है कि इसका जो मान है वो बदल रहा है, जबकि डिस्ट धारा होती है उसका मान बिल्कुल समान होता है। अब इन दोनों में क्या क्या अंतर है? दोनों में अंतर क्या क्या है? नंबर एक अंतर, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको यदि अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, तो भेजने का जो खर्चा आता है, तो भाई लाइन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे तो तार भी लगाना पड़ेगा, पोल भी लगाने पड़ेंगे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो अपना पहली चीज तो खर्चा जो होता है वो कम आता है, और इसमें जो खर्चा होता है वो ज्यादा होता है। अब भाई कम कैसे होता है, ज्यादा कैसे होता है? क्योंकि डीसी जो वोल्टेज है वो अधिकतम अपन 1100 वोल्ट पैदा करते हैं, जबकि एसी जो वोल्टेज होती है वो 11,000 वोल्ट से लेकर 33,000 वोल्ट तक अपन पैदा कर सकते हैं। अधिकतर जो इंडिया में पैदा करते हैं एसी वोल्टेज 11,000 वोल्ट पैदा करते हैं। तो भाई अगर वोल्टेज ज्यादा कमती से क्या मतलब हुआ? तो आगे अपन जैसे घरेलू वायरिंग करते हैं तो अपन तार खरीदने के लिए जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि भाई आप इस चीज से क्या चलाओगे? जैसे अपन यदि मोटर चलाते हैं या अपन केवल पंखा चला रहे हैं या बल्ब चला रहे हैं, तो अपन क्या कहते हैं यार बल्ब के लिए तो पतले तार की जरूरत है क्योंकि वो करंट कम लेता है, जबकि मोटर करंट ज्यादा लेती है, तो इसके लिए अपने को तार ज्यादा साइज का लेना पड़ता है। यदि अपन पतला तार लेते हैं तो कम पैसे में आता है, जबकि मोटा तार लेते हैं तो ज्यादा पैसे में आता है। तो भाई ये कह सकते हैं अपन का भाई पतला तार डीसी में भी ले सकते हैं, पतला तार एसी में भी ले सकते हैं। इसका कारण क्या है? तो भाई इसका कारण यह है कि जो एसी सप्लाई होती है उसमें अपन क्या करते हैं, वोल्टेज का मान
जैसे 11,000 वोल्ट भी अपन डालते हैं, 33,000 वोल्ट भी डालते हैं, 132 भी डालते हैं, 66 भी डालते हैं। तो जो वोल्टेज का मान है ज़्यादा करने से क्या होता है, करंट का मान कम हो जाता है। करंट का मान कम होने के कारण अपने को तार का जो मान होता है वो पतला लेना पड़ता है। जबकि डीसी धारा में अपन वोल्टेज का जो मान होता है वो कम ज़्यादा बहुत ही कम परिस्थितियों में कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एसी में अपने को कम ज़्यादा करना है तो अपन क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर लाए, 33 kV जो लाइट है उसको अपन आसानी से 11 किलोवाट में बदल लेंगे। लेकिन यदि डीसी धारा को अपने को कम करना है कि भाई 220 आ गई है और अपने को इसको 110 में ही बदलना है, तो जो बदलने के लिए साधन चाहिए उसका जो खर्चा होता है वो बहुत महंगा पड़ता है। पहली बात तो महंगा पड़ता है, और दूसरी बात कि भाई इतने साधन अपने पास बदलना भी असंभव है, जबकि ट्रांसफार्मर से अपन आसानी से एसी वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपना ये एक टॉपिक हो गया कि भाई दोनों में क्या अंतर है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खर्चा कम आता है, इसमें ज़्यादा आता है। नंबर 3 एसी सप्लाई है, जैसे अपन ने अभी पढ़ा था, उसका यदि मान को कम ज़्यादा करना है तो अपन आसानी से मान को कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसकी सहायता से, भाई ट्रांसफार्मर की सहायता से। जबकि डिस्ट धारा में अपन जो मान होता है उसको कम ज़्यादा करना बहुत मुश्किल है, न के बराबर है। तो दूसरा फायदा ये हो गया। अब अपन चलते हैं चौथे फायदे की तरफ। तो भाई एसी का चौथा फायदा क्या है, तो चौथा फायदा यह है कि भाई अपन एसी जो सप्लाई होती है उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका जो बनावट होती है वो अपन कम पैसे में, या मान ले कि यदि अपन एसी की मोटर लाने जाए और एक डीसी की मोटर लाने जाए, यदि समान क्षमता की है, ये भी 3 किलोवाट की है या अपन कहते हैं कि 3 HP की है और ये भी 3 HP की है, तो जो बनावट में अपना पैसा लगेगा वो अपना एसी में कम लगेगा जबकि डीसी में ज़्यादा लगेगा। अब अपन वापस अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिशियन की तरफ। सबसे पहले अपन लेते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट कहते किसे, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ये एक अपनी बैटरी है और ये अपना एक प्रतिरोध हो गया। यदि किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, या अपन ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बहाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का चलना विद्युत धारा कहलाता है। सबसे पहली चीज कि विद्युत धारा की गति क्या होती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि 6.28 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकंड होती है। हाँ, अब आगे चलते हैं कि विद्युत धारा तारों में चलती कैसे है। तो अपने 4 कक्षाएं होती हैं। कोई भी अपन पदार्थ लें उसके अंदर 4 कक्षाएं, 1 नंबर कक्षा, 2 नंबर कक्षा, 3 नंबर कक्षा और 4 नंबर कक्षा। अब एक छोटी सी शॉर्ट चीज यदि अपन समझ ले तो कि भाई विद्युत जो चालक के पदार्थ होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। अपन कहते हैं भाई विद्युत चालक के लिए तांबा भी उपयोग में आता है, चांदी भी उपयोग में आती है, एल्यूमिनियम भी आता है, लोहा भी आता है, शीशा भी आता है। लेकिन अपन कौन सी जगह किस पदार्थ को यूज ले वो चीज़ अपन थोड़ी सी समझ लें। तो जो अपना एक कक्ष होता है उसके अंदर 4 कक्ष होते हैं, और नंबर 1 जो कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2 होती है। नंबर 2 होता है उसमें 8 होती है। नंबर 3 होता है उसमें 18 होती है। नंबर 4 होता है उसमें 32 होती है। इसी प्रकार से ये बढ़ती चलती है। जैसे अपन 1 नंबर कक्षा लें भाई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। नंबर 2 में चले, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 होंगे। नंबर 3 में चलते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 होंगे। नंबर 4 में चलते हैं, इसमें कितने होंगे, 32 होंगे। जैसे अपन सिंपली लेते हैं कि भाई तांबा जो अपनी धातु होती है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तांबे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 31 होती है। जैसे फर्स्ट कक्षा में अपन ने डेवलप कर दिया है 2, तो 31 - 2 बच गए अपने पास 19। 29 में से 8 सेकेंड कक्षा में चले गए तो अपने पास बच गए 21। अब 21 में से थर्ड क्लास में कितने चले गए, 18। अब अपने पास कितने बचे, 3। तो चौथी जो कक्षा होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अंतिम कक्षा में जो 4 नंबर कक्षा है उसमें जितने कम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जितने कम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो धातु विद्युत की उतनी ही अच्छी चालक होगी। यदि अपन चालकों की बात करें तो सबसे पहले अपन ज़्यादातर
विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। उसके बाद नंबर 2 पे आता है सोना, नंबर 3 पे आता है तांबा, नंबर 4 पे आता है एल्यूमिनियम। हाँ, अब इनका यूज है वो, अब जैसे कि भाई सबसे अच्छे चालक चांदी होती है, तो अपन अधिकतर उपकरणों में तांबे का यूज क्यों लेते हैं, क्योंकि चांदी जो सोना होता है वो बहुत ही महंगा होता है और इतना महंगा अपन यूज में नहीं ले सकते हैं, इसलिए अपन तांबा लेते हैं। जबकि आजकल जो मशीनें होती है उनमें एल्यूमिनियम का भी उपयोग में लेके लगे, क्योंकि तांबे से एल्यूमिनियम होता है वो और सस्ता होता है, इस कारण से अपन इन चालकों को यूज करते हैं। तो करंट कैसे चलती है वो चीज़ अपन ने समझ ली बैंड के हिसाब से। अब आगे चलते हैं, विद्युत धारा पर वापिस आते हैं। तो विद्युत धारा की परिभाषा अपन ने पढ़ ली। अब इसके बाद विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो विद्युत धारा करंट की इकाई होती है एम्पियर, और अपन इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इकाई क्या होती है एम्पियर, और प्रदर्शित किससे करते हैं एम्पियर से। अब दूसरी बात, क्या विद्युत धारा होती है उसको मापने के लिए अपन कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं, तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं। तीसरी बात, कि एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में अपन जोड़ते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, धारा का अपना चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद आगे नंबर 2 आता है विद्युत वाहक बल। जिसको अपन इंग्लिश में इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहते हैं। शॉर्ट में यदि इसको अपन लिखें तो EMF। ये क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। भाई विद्युत वाहक बल क्या होता है, किस काम में आता है, इसकी क्या इकाई होती है, और अपन को इसको पढ़ क्यों रहा है, फालतू में तो नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में काम आएगा या नहीं आएगा। जैसे एक परिपथ, ये प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है साहब। अब भाई अपन ने करंट में समझा था कि इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो उसमें धारा चलती है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो चलते नहीं है, इसको चलाने के लिए अपने को कुछ ना कुछ चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए 2 सिरों पर लगाया गया बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। वापिस एक बार समझा दूं कि इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए 2 सिरों के मध्य लगाया गया बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो अपने ये चीज समझ में आ गई कि भाई करंट को कौन चलाता है, विद्युत वाहक बल। ये इलेक्ट्रॉनों को बल प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थे, लेकिन जैसे अपन ने स्विच स्टार्ट किया, लैंप स्टार्ट हो गया। तो लैंप कैसे स्टार्ट होगा कि भाई उसमें अपन ने बल लगा दिया इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए। तो ईएमएफ की परिभाषा ये होगी। अब ईएमएफ की इकाई क्या होती है, ईएमएफ की इकाई वोल्ट होती है, और इससे अपन प्रदर्शित करते हैं V से। अब आगे चलते हैं कि ईएमएफ को अपन मापते किससे हैं, तो ईएमएफ को मापने के लिए अपन वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, या अपन कहते हैं पैरेलल सर्किट में जोड़ते हैं। अब अपन आगे चलते हैं तो भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चलते हैं किस दिशा में। जैसे पहले के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्लस से स्टार्ट होकर माइनस की ओर चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कारण से नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन चलाने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन अपने को भेजने पड़ेंगे इसके अंदर, और भेजेंगे तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे तो चलते जाएंगे। तो हमेशा इस पॉइंट को अपन कहते हैं ऋणाई, मतलब नेगेटिव पॉइंट। इसको कहते हैं अपन पॉजिटिव, जिसे अपनी भाषा में कहते हैं धनात्मक पॉइंट। 2 पॉइंट हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। बैटरी का वह सिरा जो धनात्मक होता है उसे पॉजिटिव कहते हैं, और वो सिरा जो ऋणात्मक होता है उसे नेगेटिव कहते हैं। जिस सिरे में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्यादा होती है, दूसरी परिभाषा यह है कि जिस सिरे में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्यादा होती है उसे अपन कहते हैं ऋणायन पॉइंट। और जिस पॉइंट में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, मतलब ये ले सकता है, एक तो होगा दे सकता है, मान लो यहां से दिया और ये कहता है भाई मेरे पास तो जगह नहीं है अंदर आने के लिए, तो इसका मतलब तो इसके पास लाइट चलेगी नहीं, आयर बंद होगी। तो बैटरी का एक सिरा जो इलेक्ट्रॉन दे सके और दूसरा सिरा जो ले सके उसको अपन, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको अपन कौन सा कहते हैं, धनायन पॉजिटिव पॉइंट कहते हैं। जो दे सकता है उसको ऋणायन नेगेटिव पॉइंट कहते हैं। जो विद्युत धारा होती है वो नेगेटिव सिरे से होते हुए पॉजिटिव सिरे की ओर चलती है।
अब अपन आगे चलते हैं प्रतिरोध की तरफ। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। सबसे पहले तो प्रतिरोध कहते किसे हैं, अपन वापस उस सर्किट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के चलने के, यदि किसी तार में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और उसमें जो चीज बाधा उत्पन्न कर रही है उसको अपन कहते हैं प्रतिरोध, या सिंपल भाषा में कहे कि धारा के चलने में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे अपन प्रतिरोध कहते हैं। यह तो होगी भाई इसकी परिभाषा। अब प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, और इसको अपन प्रदर्शित किससे कहते हैं, ये ओम का चिन्ह होता है। अब प्रतिरोध को अपन मापते किससे हैं, तो प्रतिरोध को दो तीन चीजें हैं जिससे माप सकते हैं। एक तो होता है अपने ओम मीटर, जिससे अपन नाप सकते हैं। एक आपने नाम सुना होगा मेगर, जिससे भी अपन प्रतिरोध को माप सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। कि भाई करंट चल रही है किसी परिपथ में, तो ये तो समझ गए भाई रुकावट कौन पैदा कर रहा है, लेकिन रुकावट पैदा करने के बाद ये भी तो चीज समझनी चाहिए कि वो रुकावट किस प्रकार से करता है। तो प्रतिरोध होता है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। जैसे नंबर 1 प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। एक नंबर तो लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन लंबाई में करता क्या है भाई, लंबाई पर निर्भर तो करता है लेकिन करता क्या, तो चालक की यदि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये, यदि एक चीज अपने को कहते हैं या क्वेश्चन भी आता है कई बार कि भाई एक चालक है 5 मीटर लंबा है और उसका प्रतिरोध 5 ओम है, यदि उस चालक की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए, कहने का मतलब 10 मीटर कर दिया जाए, तो उसमें प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो अपन ने यहाँ पढ़ा है कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। कहने का मतलब आपने लंबाई दुगुनी की तो प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो हमेशा ये चीज रखनी है कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। नंबर 2 प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो R होता है वो अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसे कहते हैं, किसी पदार्थ की 1 मीटर यदि वो लंबा हो और 1 सेंटीमीटर यदि वो चौड़ा हो, तो उसके द्वारा जो पैदा किया प्रतिरोध है उसे अपन विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और उसे रो से अपन प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा अपन बाद में इस पर डिस्कस करेंगे, पहले इस पर वापिस आते हैं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब जो चालक की जो मोटाई होती है, यदि आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसे कहते हैं, चालक की मोटाई को। यदि आपको यह कहते हैं कि भाई एक चालक 2 सेंटीमीटर मोटा है और इसका प्रतिरोध 100 ओम है, यहां अपन लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, यहां किसकी बात कर रहे हैं, मोटाई की बात कर रहे हैं। यदि उसका मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 सेंटीमीटर है और उसका प्रतिरोध 100 ओम है, यदि उसकी मोटाई को 4 सेंटीमीटर कर दे, कहने का मतलब उसकी मोटाई को अपन बढ़ा दें, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। यदि यहां पर ने क्या किया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दुगुना किया है, यदि उसको दुगुना करेंगे तो प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, आधा हो जाएगा। कहने का मतलब 50 ओम हो जाएगा। तो ये इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि यहाँ कह देते कि भाई इसकी जो मोटाई है उसको अपन 1 सेंटीमीटर कर दें, कहने का मतलब कम कर दें, तो क्या होता, तो इसका प्रतिरोध है वो दुगुना 200 हो जाता। नंबर 3 लंबाई होगी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया। नंबर 3 होता है कि चालक किस धातु का बना होता है। अब धातु से क्या मतलब होता है, तो भाई अपन जैसे कहते हैं कि सबसे सुचालक धातु कौन सी होती है, तो चांदी होती है। तो किस जो तार है या मशीन है वो कौन सी धातु की बनी हुई है, उस पर भी प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। नंबर 4 आता है भौतिक अवस्थाओं पर। भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप का अपन नाम ले लें, तो कुछ चीजें होती है जिनको यदि अपन गर्म करें तो उनका प्रतिरोध घटता है, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनको यदि ताप मतलब बढ़े तो उनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो 1/4 बात आती है ताप के ऊपर। तो 4 चीजें हो गई अपने पास। प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और नंबर 3 आ गया ताप और धातु कौन से पदार्थ की बनी हुई होती है। अब अपन ने पढ़ लिया कि भाई विद्युत होती है वो इस प्रकार से होती है, ये 3 चीजें होती है, कौन इसको चलाता है, क्या इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ये चीज अपने आज समझ में आ गई। अब क्या विद्युत के जो प्रभाव होते हैं,
वो क्या क्या है। अब विद्युत के प्रभाव को अपन पढ़ने की कोशिश करें तो नंबर 1 प्रभाव आता है ऊष्मीय प्रभाव। नंबर आता है 2 आता है चुंबकीय प्रभाव। नंबर 3 आता है रासायनिक प्रभाव। नंबर 4 आता है एक्स-रे प्रभाव। नंबर 5 आता है प्रकाशीय प्रभाव। अब अपन इनको एक एक को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई उसमें प्रभाव क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, रासायनिक प्रभाव क्या होता है, एक्स-रे प्रभाव क्या होता है, प्रकाशीय प्रभाव क्या होता है। उसमें प्रभाव का मतलब है कि यदि किसी पदार्थ में अपन विद्युत चलाएं तो उसमें ऊष्मा पैदा हो जाती है। भाई पहले कोई मानता ही नहीं था कि आग वो केवल लकड़ी से ही पैदा कर सकते हैं, इसके अलावा किसी से नहीं पैदा कर सकते हैं। तो कि भाई उसमें प्रभाव क्या है, यदि अपन हीटर को लाइट दे तो वो क्या करता है, अपने को गर्मी देता है, तो उसमें प्रभाव में आता है जैसे हीटर। तो उसमें प्रभाव किसे कहते हैं, यदि किसी तार में विद्युत धारा गुजारी जाए तो वो उसमें ताप की वृद्धि होने लग जाती है, तो उसको अपन कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव। नंबर 2 आता है चुंबकीय प्रभाव। किसे कहते हैं, तो चुंबकीय प्रभाव, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र यदि पैदा हो जाता है तो उसे अपन कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। इसमें उदाहरण आता है जैसे कि मोटर, जैसे कि जनरेटर। जनरेटर में क्या होता है, अपन विद्युत चलाएंगे, चुंबक पैदा हो जाएगा, जनरेटर घूमने लग जाएगा, सिद्धांत आगे आ जाएगा अपना। तो ये चीजें होती है चुंबकीय प्रभाव में। नंबर 3 आता है रासायनिक प्रभाव। यदि किसी रासायनिक पदार्थ में विद्युत धारा गुजारी जाए तो वो अपने अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, तो उसे अपन कहते हैं रासायनिक प्रभाव। अब इसका काम किस में लेते हैं अपन, बैटरी के अंदर लेते हैं, सेल के अंदर लेते हैं। यदि बैटरी में अपन विद्युत धारा गुजारेंगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं वो पॉजिटिव अलग हो जाएंगे, नेगेटिव अलग हो जाए। अब आता है एक्सरे प्रभाव। एक्सरे प्रभाव में अपन कैसे करते हैं, जैसे सोनोग्राफी करते हैं, एक्सरा करते हैं, तो उनमें क्या करते हैं, जैसे विद्युत गुजारते हैं तो अपनी किरणों से एक्सरे पैदा करते हैं, जिससे अपन यूज में लेते हैं, फोटोग्राफी के लिए अपन यूज में लेते हैं। तो ये भी अपना अलग अलग। अब आता है प्रकाशीय प्रभाव। जैसे अपना बल्ब जलता है, जिसको गैसीय प्रभाव भी कभी कभी अपन कहते हैं। तो यदि किसी पदार्थ में विद्युत धारा गुजारी जाए और यदि वो प्रकाश पैदा हो जाए तो अपन उसको कहते हैं प्रकाशीय प्रभाव। तो ये अपने 5 प्रभाव है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी आगे और मजबूत होती जाएगी। अब अपन चढ़ते हैं आगे की तरफ और अपन बात करेंगे शक्ति, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं पावर। तो भाई अपन जैसे कोई बल्ब लेने जाते हैं या मोटर लेने जाते हैं तो अपन क्या करते हैं कि उनकी कैपेसिटी पूछते हैं कि भाई 5 वाट का बल्ब है, 1 किलोवाट का बल्ब है, या 100 वाट का है, या मोटर 5 HP की है या 10 HP की है। तो जो कैपेसिटी होती है उसका निर्धारण अपन कैसे करते हैं, तो शक्ति किसे कहते हैं, यदि किसी जो भी अपना लोड रहेगा, चाहे लैंप रहे, कोई सा भी रहे, किसी भार द्वारा खपत की गई विद्युतीय ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और इसको अपन प्रदर्शित करते हैं P से, और इसकी इकाई होती है वाट। इकाई क्या होती है, वाट, और इसको अपन प्रदर्शित करते हैं इकाई को W से। तो किसी भार द्वारा खपत की गई विद्युतीय ऊर्जा को अपन कहते हैं शक्ति कहते हैं, और इसकी इकाई वाट होती है और उसको W से प्रदर्शित करते हैं। अब शक्ति के अपने पास अलग अलग सूत्र होते हैं। जैसे नंबर 1, या तो अपन पावर के या W के V इंटू आई, एक होता है V इंटू आई इंटू कोस पाई। नंबर 3 होता है W बराबर √3 VL इंटू IL इंटू कोस पाई। तो अपने पास 3 सूत्र निकल कर आते हैं। तो जनरली जो शुद्ध एसी परिपथ होते हैं और डीसी परिपथ होते हैं, शुद्ध एसी परिपथ और डीसी में कोई सा परिपथ हो, तो यदि ये परिपथ है तो अपन उसमें सूत्र लेंगे ये वाला। यदि अशुद्ध परिपथ है और सिंगल फेज एसी का है, सिंगल फेज एसी के साथ साथ क्या है, अशुद्ध परिपथ है, तो अपन उसमें सूत्र लेंगे पावर ज्ञात करने के लिए ये। और यदि 3 फेज परिपथ है
तो अपन सूत्र लेंगे ये। तो शक्ति के 3 सूत्र हो गए, W बराबर V इंटू आई, W बराबर वी आई इंटू कोस पाई, W बराबर √3 VL IL कोस पाई। अब देखो अपन ने थोड़ा सा आगे चलकर एक चीज पढ़ी थी, प्रतिरोधों में श्रेणी समांतर क्रम अपन ने पढ़े थे, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट, इनके बारे में भी अपन ने पढ़ा था। तो शक्ति का एक चीज और आती है, मान लो कोई क्वेश्चन है और उसमें अपने को देते हैं कि ये लैंप है, उसकी क्षमता ज्ञात करें यदि वो लैंप का प्रतिरोध तो है 50 ओम और उसको सप्लाई दे रहे हैं 240 वोल्ट। अब कहते हैं भाई आपने तो सूत्र हमारे को ये बताया था W बराबर V इंटू आई, तो अपने को R दे दिया, तो फिर कैसे निकाले इसको। तो देखो मित्रों, इसमें एक चीज थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। अपन वापस चलते हैं ओम के नियम की तरफ। ओम के नियम में अपन ने 3 सूत्र पढ़े थे। V बराबर होता है I इंटू R, और उसके लिए मैंने एक त्रिभुज भी बताया था कि यदि आपको सूत्र याद ना हो तो ये चीज भी याद रखनी है, जिसको जादू ही त्रिभुज कहते हैं। यदि V का सूत्र ज्ञात करना है तो V को दबा ले, क्या आया I और R। I का यदि आपको सूत्र ज्ञात करना है तो I को दबा ले, क्या आ रहा है V ऊपर अपॉन R। यदि आपको R का सूत्र ज्ञात करना है तो R को दबा ले, R बराबर होता है V अपॉन I। यदि मैं यहां पर कह दूं कि भाई मेरे को V तो दिया हुआ है, I नहीं दी हुई है, तो I का सूत्र क्या होता है V अपॉन R होता है। यदि मैं इस I की जगह V अपॉन R लिख दूं तो कोई फर्ज नहीं है, वही I है और ये भी I है। V को V से गुणा करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन R, इस सूत्र से भी अपन निकाल सकते हैं। यदि अपने वो कहते हैं कि भाई इसमें वोल्टेज का मान ना देखकर करंट दे दी, भाई ये 2 एम्पीयर करंट ले रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि W बराबर अपन ने सूत्र पढ़ा V इंटू आई। अब अपने पास V नहीं है तो V का सूत्र अपने पास क्या है I इंटू R, तो अपन ये भी लग सकते हैं कि भाई I इंटू R इंटू आई, तो I को I से गुणा करेंगे तो I स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ पर अपने पास 3 सूत्र बन गए, W बराबर V इंटू आई या W बराबर V स्क्वायर अपॉन R, और एक अपने पास बन गया W बराबर I स्क्वायर इंटू R। तो 3 सूत्र अपने पास यहाँ पर जनरेट होके बन गए हैं। अब अपन ने बल्ब की बात कर ली तो कुछ न्यूमेरिकल अपने पास आकर कुछ खड़े हो जाते हैं, कान कड़कड़ाने लग जाते हैं, जिनका अपन उत्तर नहीं दे पाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया भाई ये 3 श्रेणी क्रम में लैंप लगे हुए हैं। श्रेणी क्रम अपन ने पहले पढ़ लिया था कि यदि S समान सिरे एक साथ जुड़े हुए हो तो उसको अपन कहते हैं श्रेणी क्रम। मेरे को यह कहते हैं कि भाई ये बल्ब है, उसका शक्ति है 10 वाट, ये है उसकी है शक्ति 20 वाट, ये है उसकी शक्ति है 30 वाट। अब अपन ने थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए यहां पर एक समांतर क्रम बना लेते हैं। तीन लैंप हो गए, इसकी भी शक्ति 10 वाट है, वो 20 का है, ये 30 का है। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इनके अंदर शक्ति होती है, वो अपन जनरेट कैसे करेंगे, या अपन इनमें शक्ति का मान किस प्रकार से चलाएंगे। जैसे 3 बल्ब है, श्रेणी भी है और समांतर क्रम में भी जुड़े हुए हैं, तो अपन डिफरेंट मालूम करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई 3 बल्ब अपन ने श्रेणी क्रम में लगा रखे हैं, तो कौन सा लैंप ज्यादा प्रकाश देगा या कौन सा कम देगा। एक यही प्रश्न समांतर क्रम में पूछते हैं कि कौन सा लैंप प्रकाश ज्यादा देगा और या कौन सा कम देगा। तो अपन जनरली अपने दिमाग में रहते हैं यार घर में, मेरे घर में एक लैंप तो 30 का था, एक 60 का था, एक 100 का था, 100 वाला ज्यादा रोशनी देता है। लेकिन यह अपन को पता है कि घरेलू वायरिंग होती है वो कौन से क्रम में की हुई रहती है, तो अपन इस चीज पे ध्यान देते हैं। यदि श्रेणी क्रम में ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा प्रकाश कौन सा दे रहा है, यदि समान मान के है तो समान ही देंगे, लेकिन यहाँ पर मान अलग अलग है। यदि ये पूछे कि प्रकाश सबसे ज्यादा है तो जिसकी शक्ति सबसे कम है, इसकी 10 वाट है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश भी यही देगा 10 वाट वाला। यही क्वेश्चन यदि समांतर क्रम में आके पूछे तो इसमें कौन सा देगा, सबसे ज्यादा मान वाला। अब कोई कहता है कि भाई इसमें तो आपने बताया कम वाला और इसमें बताया सबसे ज्यादा वाला, अंतर क्या है। तो भाई अपन ने श्रेणी क्रम में पढ़ा था कि
करंट का मान होता है वो सभी में बराबर होता है, जबकि वोल्टेज का मान होता है वो प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। और समांतर क्रम में पढ़ा था कि वोल्टेज का मान तो सभी में समान रहेगा, लेकिन करंट का मान है वो प्रतिरोध के मान पर। तो भाई इसको वोल्टेज और इसको वोल्टेज और इसको वोल्टेज अब इसकी क्षमता के अनुसार मिल रहे हैं, इस कारण से सबसे ज्यादा मान कम वाट वाला देगा। यदि अपने वो कह दें कि 3 बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और लैंप नंबर 2 फ्यूज हो जाता है तो क्या होगा। यदि श्रेणी क्रम में ऐसा क्वेश्चन आया है तो अपने को कहना है कि भाई सभी लैंप बंद हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि परिपथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। करंट का यदि मार्ग ही टूट गया तो करंट बहेगी कैसे? इस कारण से अपन कहेंगे भाई सभी लैंप बंद हो जाएंगे। यदि अपने को समांतर क्रम में पूछ लेंगे भाई लैंप 2 फ्यूज हो गया, लैंप 3 फ्यूज हो गया, तो अपन उसमें क्या उत्तर देंगे कि भाई जो लैंप फ्यूज हुआ है वो तो बंद रहेगा, लेकिन इसके अलावा जितने भी परिपथ लगे हुए हैं वो चालू रहेंगे। जैसे मैंने अभी घरेलू वायरिंग के लिए बोला था कि भाई पंखा जल जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी लैंप बंद हो जाता है, वो तो चालू रहता है, क्योंकि जो घरेलू वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में की हुई रहती है। अब नंबर 3 आते हैं आगे। यदि अपने को पूछे कि ये तीनों कितनी शक्ति को खा रहे हैं, तो हमेशा चाहे श्रेणी क्रम में परिपथ हो या समांतर क्रम में हो, शक्ति का जो सूत्र लगता है वो ये लगता है W1 प्लस W2 प्लस W3। कहने का मतलब ये भी 60 वाट डेवलप करेंगे तो ये भी 60 वाट डेवलप करेंगे। अब अपन आगे चलते हैं। तो ये आ गया प्रकाश का अपने पास आ गया, वाट का भी अपन ने देख लिया, कौन सा लैंप कितनी रोशनी देता है ये भी अपने पास आ गया। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अब भाई विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है वापिस बताऊं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं कि 1 सेमी चौड़े और 1 सेमी मोटे चालक द्वारा उत्पन्न किया गया प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं रो से, और इसकी जो इकाई होती है उसको अपन ओम, सेंटीमीटर या ओम मीटर से प्रदर्शित करते हैं। सबसे ज्यादा इसकी इकाई का ही क्वेश्चन आता है कि इसकी इकाई क्या होती है। अब अपन सूत्र में चलने की कोशिश करते हैं कि रो बराबर क्या होता है। कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है R इंटू ए अपॉन एल। R का मतलब होता है प्रतिरोध, A का मतलब होता है क्षेत्रफल, L का मतलब होता है चालक की लंबाई। तो विशिष्ट प्रतिरोध अपना हो गया कि रो बराबर RA अपॉन एल, और इसकी इकाई होती है ओम सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज अपन ने पूरा ये चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है कि भाई जो बेसिक इलेक्ट्रिशियन होती है उसमें कितने कितने क्या क्या चीज रहती है। लैंप के शक्ति के बारे में अपन ने पढ़ लिया, शक्ति के सूत्र के बारे में पढ़ लिया, और जो भी है वो अपना बेसिक इलेक्ट्रिशियन का टॉपिक है वो